जब से तुम आए जीवन में, जब से तुम आए जीवन में, फूल खिले तन मन में। जब से तुम आए जीवन में, फूल खिले तन मन में। सांझ सवेरे गीतों की धुन, गूंजे मन उपवन में। सांझ सवेरे गीतों की धुन, गूंजे मन उपवन में। जागे हुए भी सपना लागे, जागे हुए भी सपना लागे। हर एक चेहरा अपना लागे। सौ सौ रंग बदल कर मौसम आए फिर बगियन में। चांद सितारे करे इशारे, चांद सितारे करे इशारे। पंछी जन्म जन्म बंजारे। सोना लुटाकर, सोना लुटाकर सूरज संध्या खो जाए नील गगन में। और देहरी आंगन दीप जलाए, जिसकी बाट निहारूं। देहरी आंगन दीप जलाए, जिसकी बाट निहारूं। वो परदेसी लौट के आए, शायद फिर कुटियन में। पहले मिलन की सारी यादें अब तक याद है मुझको। पहले मिलन की सारी यादें अब तक याद है मुझको। तुम नहीं आए, तुम नहीं आए, पर सपने तो, तुम नहीं आए पर सपने तो आते हैं नींदियन में। तोता मैना मोर पपीहा, क्यों रोज लगाए फेरे। तोता मैना मोर पपीहा, क्यों रोज लगाए फेरे। भंवरा गूंज गूंज मंडराए, भंवरा गूंज गूंज मंडराए। क्यों फूल फूल बगियन में। और जन्म मरण की पहली, जन्म मरण की बहती धारा, जन्म मरण की बहती धारा। पल दो पल है खेल हमारा। जीवन बड़ा विचित्र है। बरसों गुजर गए, लेकिन ऐसा लगता है कि ये पल दो पल का ही खेल है। किस पल विदाई आ जाए पता नहीं। तो जन्म मरण की बहती धारा, पल दो पल है खेल हमारा। सारी उमरिया बीत न जाए दुनिया की उलझन में। या कहो कि जब ये कविता लिखी गई थी, मेरा ख्याल बरसों पुरानी बात है, याद भी नहीं ठीक से, तो उस वक्त मैंने लिखा था, बाली उमरिया बीत न जाए दुनिया की उलझन में। अब वक्त ऐसा है कि कह सकते हैं कि सारी उमरिया बीत न जाए दुनिया की उलझन में। और जब से तुम आए जीवन में, फूल खिले तन मन में। ऐसा अनुभव करीब करीब प्रत्येक व्यक्ति को होता होगा कि किसी के आने से, उसके जीवन में किसी से संपर्क में आने से, संबंध जोड़ना जाने से, या नई नई किसी से मुलाकात होती है, चाहे वो प्रेमी हो, प्रेमिका हो, मित्र हो, या बहुत सौभाग्यवान हुआ अगर व्यक्ति तो सद्गुरु कहना चाहिए, बुद्ध पुरुष। और सब रिश्ते तो अपनी जगह हैं, पारिवारिक हैं, सामाजिक हैं, लेकिन एक ऐसा संबंध भी है जिसे संबंध नहीं कहते हैं, क्योंकि वहाँ अपेक्षा नहीं होती है। ना शिष्य की अपेक्षा होती है, ना गुरु की अपेक्षा होती है। वहाँ सिर्फ एक दूसरे के सामने आमने या उपस्थिति में होने का आनंद होता है। शिष्य जगत से आता है, बाहर की दुनिया से आता है, हजारों मुश्किलों में घिरा होता है, बड़ी आकांक्षाएं, सपने होते हैं। कई बार तो बहुत से हमारे सन्यासी मित्र हैं, उनमें एक मैं भी अपने आप को भी शामिल कर लूं, तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन कोई अंदर गहरी अंतरतम में प्यास रही होगी, नहीं तो ये घटना सभी को घट जाती। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जब से ओशो के संपर्क में आया हूँ,
13 अप्रैल 1970 वो मेरा पहली बार ओशो का आमना सामना दर्शन और सुनना और देखना एक साथ ही घटना घटी थी। तो उसकी याद आ गई मुझे, क्योंकि जब ये पहली पंक्ति मैंने शुरू की, जब से तुम आए जीवन में फूल खिले तन मन में, हालांकि संस्मरणों में मैं लिख चुका हूँ ये बातें, लेकिन अब वो किताब सभी तो नहीं पढ़ेंगे ना, तो बात में से बात निकलती है। तो ये जब ये पहली पंक्ति में पढ़ता हूँ या कभी कभी मेरे दिमाग में आ जाती है। बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन कुछ कविताएं ऐसी हैं जो बहुत ही ऐसे लम्हों से, ऐसे क्षण से, ऐसे समय से जुड़ी हैं कि जिसका स्मरण आते ही एक कहना चाहिए कि एक तरंग सी फैल जाती है, पूरा तरंगित हो जाता है तन मन सब कुछ। हाँ, जैसे कोई खामोश शांत सितार कोने में रखी हो और किसी ने हल्के से उसका तार छोड़ दिया तो एक झनकार सी आ जाती है ना। तो कुछ यादें ऐसी है जीवन में, किसी से मिलने की, किसी से बिछड़ने की, कि जहाँ समय थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ठहर जाता है और अवाक रह जाते हैं। तो ये उसी क्षण की बात है। कविताओं में तो मैं वो सब नहीं कह सकता, कह गया, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि जब पहले दर्शन हुए ओशो से, सुना उनको, देखा, भीड़ थी बड़ी हजारों की, और मैं तो उनको सुनने भी नहीं आया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि आज ऐसा होगा। शाम का वक्त था, जैसा मेरा रोज का नियम होता था, घूमने फिरने का, अपना कारोबार 6 बजे, कभी 5, साढ़े 5, 6 बजे, बस यही मेरा समय होता था करीब करीब। कभी 7 भी बज जाते थे, कभी कुछ कारोबार में उलझ गए तो, लेकिन अक्सर 6 बजे के करीब, क्योंकि बहुत सारी फिल्में होती थी शुरू 6:30 बजे से या 7 बजे से। तो कभी वो शो भी देख लेते थे, कभी आखिरी शो देखते थे जो 9, साढ़े 9 बजे शुरू होता था क्या। तो बस शाम को निकल जाते थे, अपना सारा कारोबार निपटा के फिर भोजन करना होता था कहीं, या घूमना फिरना होता था। थोड़ा बहुत नशे के भी आदी थे, थोड़ा बहुत सिगरेट वगैरह कर लेते थे इधर उधर अकेले में, या कभी कोई मित्र मिल जाता था, 1-2 मित्र थे ऐसे। ज़्यादातर तो मैं अकेला ही होता था। बड़े सपने लेकर आए थे बम्बई में, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, यूँ करना, तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन भी था एक तरह से। अपने आप से भी व्यक्ति जब तंग आ जाता है ना, तो उसे कुछ सोचता नहीं है। तो शाम होती है तो दिन भर तो काम धंधे में, कारोबार में गुजर गया, और शाम आती है तो वो सारे सपने घेर लेते हैं, जो वासनाएं थी, आकांक्षाएं थी। अब क्या होगा, इतने बरस हो गए, रोटी रोजी कमा लेते हैं, रह लेते हैं, खा पी लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन ये कोई जीवन का कोई उद्देश्य तो नहीं है। यही तो सब पाने के लिए मैं नहीं आया था। तो बहुत सारी, तो उस टेंशन में, उस तनाव की स्थिति में, फ्रस्ट्रेशन में, यंग होता है व्यक्ति, जवान होता है, 20 साल की उम्र होती, 21 साल की उम्र थी मेरी, 21 साल की, 22 साल की उम्र की समझ लो वही। तो थोड़ा बहुत नशा करने से थोड़ा हल्का महसूस करता है अपने आप को। तो हम जहाँ होते हैं वहाँ यही चीज़ें उपलब्ध है, संगीत है, सिनेमा है, नशा है, तो अनेक प्रकार के एडिक्शन हो जाते हैं। तो एडिक्टेड तो मैं नहीं था, लेकिन अच्छा लगता था। तो बस शाम को अपना कारोबार पूरा करके, कहना चाहिए कि वो जिसको आप कहते हैं फ्लोरा फाउंटेन या चर्च गेट, या उस एरिया में मेरा काम होता था, फोर्ट में। तो बस निकल जाता था घूमने, घूमते घूमते पता नहीं होता था कहाँ जा रहा हूँ। बस कभी कभी मन में होता था कोई फिल्म देखेंगे आज, और कहीं रास्ते में भोजन भी कर लेंगे। जहाँ हम पेइंग गेस्ट की तरह रहते थे तो भोजन वहाँ नहीं करते थे, भोजन बाहर ही करते थे रेस्टोरेंट में, सिर्फ वहाँ नहाना धोना और सोना। तो ये कहानी इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो जो जब से तुम आए जीवन में फूल खिले तन मन में, जैसे एकदम से वीरान हो जीवन, जैसे पूरा वृक्ष, आजकल ऐसे वृक्ष हैं यहाँ पर, मैं उसकी तस्वीरें कभी कभी पोस्ट करता था, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, सुनसान, सब शाखाएं खाली है, सन्नाटा है, नग्न हो जाता है पूरा वृक्ष, ना फूल होते हैं, ना पत्ते होते हैं, शाखाएं हैं बिल्कुल। लेकिन उसका भी अपना सौंदर्य होता है।
देखने वाली आँख हो तो पतझड़ का भी अपना सौंदर्य, जब पत्ते सारे विदा हो जाते हैं तब वृक्ष का अपना अलग सौंदर्य होता है। खैर, तो मैं उस बात को कहना चाहता हूँ कि बस अपनी धुन में चला जा रहा था तो वहाँ क्रॉस मैदान है। क्रॉस मैदान से गुजर रहा था जब हम चर्च गेट की तरफ से आते हैं और मेट्रो सिनेमा की तरफ जाते हैं धोबी तालाब पे, तो बीच में क्रॉस मैदान जहाँ फुटबॉल, वहाँ एक जीसस क्राइस्ट का क्रॉस भी एक कोने में था, इसलिए उसको शायद क्रॉस मैदान कहते हैं। आसपास कुछ चमेली के पौधे थे बड़े से, और एकांत की जगह थी। कभी कभी कोई ईसाई क्रिश्चियन जो होते हैं वो आके वहाँ मोमबत्तियाँ जलाया करते। अधिकतर तो बिल्कुल शांत और एकांत की जगह होती। कभी कभी कोई नज़र आता है, कोई मोमबत्ती आके चला के अपनी प्रेयर करके चला जाता। तो मुझे वो जगह पता नहीं क्यों जच गई और मैं अक्सर वहाँ जाके बैठ जाया करता था। तो एक कुत्ते से भी मेरे मुलाकात हो गई वहाँ। एक काला कुत्ता था, तो जब पहले बार एक दो बार गया तो हमेशा आके मेरे सामने बैठ जाए और मैं अपनी सिगरेट वगैरह तैयार करूँ कि भाई कुछ एकदम सुर में आके फिर यहाँ से निकलेंगे। और एकांत में सोच विचार भी करते थे अब क्या करना। और उन दिनों मेरा नास्तिकता का दौर था, मैं किसी में कोई विश्वास नहीं करता था, सारे धर्म छूट गए थे। और जब से आर्मस्ट्रॉन्ग गया था चांद पर 1970 में, तब से पता नहीं मैंने कुछ कम्युनिज्म की किताबें पढ़ी थी, इसकी उसकी, मार्क्स की, कार्ल मार्क्स की, और ये वो लेनिन की, उन्हें अखबारों में भी पत्रिकाओं में भी। और कुछ ऐसा ही माहौल था, कुछ लोगों से भी ऐसा मिलना हो गया था। तो सारे धर्मों से छुटकारा हो गया था। उसके 2 साल पहले वाला जीवन कुछ अलग था। तब मैं शाम को कभी मंदिर में, कभी दरगाह में, कभी किसी मज़ार में, कभी कहाँ, तो मेरे पूरे 6-7 दिन बंधे हुए थे। सोमवार को सुबह वहाँ जाना, मंगलवार की शाम को वहाँ जाना, जुम्मेरात की यानी कि गुरुवार की वहाँ जाना है और वहाँ ये चादर चढ़ाना, वहाँ फूल चढ़ाना, वहाँ प्रसाद चढ़ाना, वहाँ ये करना है और ये मंत्र का जाप करना है। तो वो मैं बिल्कुल एक तरह के अंधविश्वासों से घिरा हुआ धार्मिक व्यक्ति था। नीति नियम, नहाना धोना, सात्विक जीवन था मेरा। ऐसी बात नहीं, सात्विक तो रहा ही हूँ, अभी तक वही चल रहा है। भोजन में भी तो बिल्कुल सात्विक था। लेकिन जब कम्युनिज्म का असर हुआ तो सारे धर्म एक साथ छूट गए। ना तो कोई है जिससे अपेक्षा है, किसी से मांगना है, न किसी से उम्मीद है, जो कुछ है अपने बलबूते पे करना है। इसलिए शाम का वक्त एकदम फ्री हो जाता था। पहले तो भाई कहीं मंदिर में जाना है तो कहीं मज़ार पे जाना है तो कभी फिल्म देखने तभी भी जाते थे। लेकिन अब तो वो जब से सुबह और शाम खाली खाली सी लगने लगी मुझे कि अब करें तो क्या करें। सुबह 6 बजे उठ गए, अब कारोबार करने तो 10 बजे निकलेंगे, 11 बजे निकलेंगे, अपना अपना ही कारोबार होता था, कोई नौकरी तो थी नहीं। और शाम को 5-6 बजे सब बंद हो जाता है, 6 बजे। तो अब क्या करें। तो शाम को तो वो सब छूटा, धार्मिक क्रियाकलाप जिसको बोलना चाहिए, क्रियाकांड छूट गए। तो नशा, भाई कुछ तो चाहिए, फिल्म चाहिए, नशा चाहिए, भोजन चाहिए और सो जाओ खा पी के आराम से। तो उन दिनों की बात कर रहा हूँ कि अचानक से जब कोई सामने आ जाए आपके, तो क्रॉस मैदान से मैं गुजर रहा था, फुटपाथ से आराम से अपनी धुन में जा रहा था। अचानक मैंने देखा कि जहाँ मैं बैठता हूँ वो क्रॉस मैदान में, जहाँ जीसस क्राइस्ट का क्रॉस है, वहाँ पौधे हैं, थोड़ी बैठने की जगह भी है। वो जगह तो आज पूरा मैदान भरा हुआ है लोगों का। लोग खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, गपशप चल रहे हैं, भीड़ है लोगों की, मतलब 20-30 हज़ार लोग तो कम से कम होंगे उस वक्त। और शायद वहाँ कहीं साइन भी लगा था, समाजवाद से सावधान। उसको मैंने देखा और अनदेखा कर दिया क्योंकि मेरी समझ में नहीं आया कुछ। लेकिन मैंने देखा था एक साइन कहीं था, या तो साइड में कोई बुक स्टॉल थी या आगे बाहर था कहीं। खैर, तो भीड़ खड़ी थी तो मैं सोचा चलो यहाँ तो आज बैठने की जगह नहीं है, इतना भीड़ भाड़ है, पता नहीं है क्यों है। और मुझे लगा सब गुजराती लोग हैं, ऐसा मुझे लगा उनकी बातचीत शोरगुल करके। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगा कि सब लोग एकदम से बैठ गए। अरे मैं बोला ये क्या हुआ। मैंने देखा गौर से फुटपाथ पे खड़े खड़े तो ओशो दोनों हाथ से प्रणाम करते हुए स्टेज पे आए। और उन दिनों तो वो लुंगी पहनते थे और शाल ओढ़ते थे, एकदम सफ़ेद। तो मैं फुटपाथ से खड़े हुए देखा तो वो स्टेज पे आए और सारे लोग एकदम से
खड़े थे, बातचीत एकदम सन्नाटा हो गया और उन्होंने प्रणाम करके सब सब जैसे वो ओशो बैठे, सब लोग एकदम से शांत होके बैठ गए एकदम। मिनट भर के लिए, 2 मिनट के लिए एकदम सन्नाटा हो गया, जहाँ इतना शोरगुल था एकदम सन्नाटा हो गया। और मैं फुटपाथ पे अपने दोनों हाथ बांधे ऐसे खड़ा देख रहा हूँ कि ये क्या हुआ, ये कौन है। और देख के उनकी पर्सनालिटी, कम से कम 50 मीटर का तो फासला होगा या 30-40 मीटर का फासला तो होगा ओशो के और मेरे फुटपाथ पे और वो जहाँ स्टेज पे वो बैठे थे। तो उनका आना, धीरे धीरे प्रणाम करना और चुपचाप बैठ जाना, तो मैंने पता नहीं, बस मैं देख रहा था, इतने में ओशो ने अपनी बात शुरू करी। बस अब यहाँ से एकदम से कुछ ना कुछ, मैं एक कहते हैं ना एकदम हिप्नोटाइज हो जाता है आदमी, एकदम सम्मोहित हो जाता है। तो मैं फुटपाथ पे खड़ा था, तो पहला उनका वाक्य था, पूरी तरह अब शायद याद भी न हो, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, आज मैं एक कहानी से अपनी चर्चा शुरू करता हूँ या अपनी बात शुरू करता हूँ। और वो कहानी उन्होंने सुनाई, इतनी बढ़िया, इतनी शुद्ध और इतनी लयबद्ध हिंदी, मतलब एक कहना चाहिए उत्कृष्ट हिंदी। हाँ, साहित्य की जैसी हिंदी होती है उससे भी अच्छी। साहित्यकार भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन वो बड़ी पांडित्य वाली होती है। और हम तो पढ़ते थे गुलशन नंदा के उपन्यास और प्रेम वाजपेयी और साधना प्रतापी और कुशवाहा कांत और रानू और ऐसे उन दिनों बहुत सारे ऐसे थे। कुछ गुरु दत्त भारती नाम, नाम भी याद नहीं, कितनी याद करो। तो जो भी किताब मिल जाती, नीरज की कविताएं, ये पढ़ने का मुझे शौक था। और शायरों की शायरी भी पढ़ता था मैं। तो वही 2 रुपए में जो मिलता था उपन्यास उन दिनों और मैं तो एक जगह से ले लेता था कि पढ़ने के बाद उसको वापस कर देता था, तो 8 आने ही लेता था मुझसे। ये सब बातें अच्छी तरह से याद है, क्योंकि उस ज़माने में 8 आने भी बड़ी बात हुआ करती थी। खैर, तो जब उन्होंने वो कहानी शुरू की कि आज की चर्चा में एक कहानी से शुरू करता हूँ, तो मैं बोला, भाई कोई कहानी किसे सुना रहे हैं? तो उन्होंने वो कहानी सुनाई। आपको आश्चर्य होगा कि पहली बार मैंने वो कहानी सुनाई, बाद में पता चला कि शायद वो खलील जिब्रान की कहानी थी या किसी और की होगी, अब तो ठीक से याद नहीं है। कि एक राजा था, सन की होते हैं ना जो, ऐसा कोई राजा था, बादशाह था। और एक बार एक जादूगर उसके दरबार में आया, वो सम्राट से मिला और बोला कि आप ये जो वस्त्र पहने हुए हैं, आप तो इतने बड़े सम्राट हैं, आपको ये शोभा नहीं देता है, ये वस्त्र जो आपने पहन रखे हैं और ये जो जो टोपी लगाई है आपने, ये कुछ जचती नहीं है आप जैसे सम्राट के लिए। मैं स्वर्ग से, यानी कि जन्नत से आपके लिए ऐसे वस्त्र, ऐसे कपड़े ला सकता हूँ, ऐसे टोपी ला सकता हूँ, ऐसे आभूषण ला सकता हूँ कि आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। अब ये कहानी है तो बड़ी लंबी, जी तो नहीं चाहता कि पूरी कहानी सुनाऊं, लेकिन संक्षिप्त में सुना देता हूँ। तो राजा ने कहा, ऐसी बात है तो जरूर लाओ। तो बोला, इतना इतना पैसा लगेगा और मैं साधना करूँगा और स्वर्ग से देवताओं से मंगाऊंगा वगैरह वगैरह। उसने कुछ ऐसा समझाया और सम्राट राजी हो गया कि ठीक है, जो भी खर्च आएगा सब मैं दूंगा। तो सर तो फेनाटिक तो होते ही हैं, मतलब ऐसी बातें भी होती हैं, राजा अगर नाराज हो जाए, अगर तुमने अपनी शर्त पूरी नहीं की तो तुम्हारा गला काट दिया जाएगा वगैरह वगैरह, जैसा हर कहानी में होता है। तो वो कहानी ओशो ने सुनाई कि अंतिम में वो जादूगर आता है एक दिन, बड़े बड़े बक्से लेके राज दरबार में ऐलान हो जाता है कि भाई आज राजा के वस्त्र आ गए हैं और ये स्वर्ग से आए हैं वगैरह वगैरह। तो बक्सा खोला गया, राजा के एकांत में जाके कमरे में, जहाँ बोला कि आप अपनी टोपी उतारिए। राजा ने टोपी उतारी, फिर उसने बक्सा खोला और अंदर से दोनों हाथ से जैसे कोई मोर मुकुट कीमती मुकुट निकाल के रहा हो दोनों हाथ से, और राजा को बोला कि लाइए आपका सर, कहिए साहब मैं आपको ये दो, कितने अच्छे हीरे लगे हैं, कितना चमकदार है। बड़ी प्रशंसा की, ये तो बिल्कुल देवता लोग ही ऐसे पहनते हैं, फरिश्ते ही पहनते हैं, देवता पहनते हैं, ऐसे ऐसा मुकुट है, ये स्पेशल बना हुआ। लेकिन सम्राट को एकदम से शक होने लगा
कि इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं, खाली है ये तो। और ये बोल रहा कि इतना सुंदर मुकुट है, तो वो इसके पहले कि वो सम्राट कुछ कहे कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, खाली हाथ है, उसने कहा लेकिन एक शर्त है, ये वस्त्र और ये आभूषण सिर्फ उसी को दिखाई देंगे जो अपने असली बाप की पैदाइश हो। बाकी जो अपने असली बाप से पैदा नहीं हुआ उसको ये नहीं दिखाई देगा। तो अब बादशाह एकदम से घबरा गए, पसीने छूट गए उसके कि कैसे इनकार करे कि मुझे नहीं दिखाई देता है। शक होने लगा अपने बाप पर भी, अपने पिता पर, के हो ना हो मेरा पिता असली पिता नहीं है। तो यहाँ से वो कहानी शुरू होती है। धीरे धीरे वो जूते से लेके, कपड़े से लेके, पैजामे से लेके, पतलून से लेके, उसका शेरवानी वगैरह जो भी होता सब उतरवा के बादशाह को एकदम से नंगा कर देता है। और फिर बोलता है कि भाई मैं जब वहाँ से निकल रहा था दरबार से स्वर्ग के, तो उन्होंने कहा था कि जी जब जब ये वस्त्र पहना दिए जाए बादशाह को, तो फिर पूरे नगर में शोभा यात्रा निकाली जाए। अब तो बादशाह और घबरा गया, बोला ऐसा कैसे होगा? बोला नहीं जी, ये तो शर्त है। तो उसने कहा हमने ऐलान करवा दिया है कि बादशाह की सवारी आने वाली है, और जो भी जिनको ये वस्त्र दिखाई नहीं देते हैं वो व्यक्ति अपने असली बाप की पैदाइश नहीं है। तो भाई भीड़ जमा हो गई, और ये ऐलान पहले से कर दिया कि असली जो बाप की औलाद होगी उसी को ये बादशाह के वस्त्र, आभूषण, मोर मुकुट वगैरह सब दिखाई देंगे, जो अपनी बाप की पैदाइश नहीं होगी उसको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो लोगों में खबर तो पहुंच गई थी। फिर बादशाह को बिठाया गया जी घोड़े पे, और सवारी निकली। तो ओशो ने बड़ी मजाकिया ढंग से बात कही है कि भाई भीड़ थी दोनों तरफ, और बीच में राजा की, बादशाह की सवारी निकल रही थी, और लोग तारीफ कर रहे थे। वजीर भी तारीफ करने लगा, अरे क्या सुंदर। अरे तो हर एक व्यक्ति दरबार में, और दरबारी भी, और दरबार के बाहर जैसे जैसे गए तो सभी ने सुन रखा था कि भाई असली बाप का होऊंगा तो दिखेगा मुझे ये। तो सभी को शक होने लगा। और भाई झूठ एक बार चल पड़ती है ना, जब भीड़ लाखों की, हजारों की, करोड़ों की भीड़ अगर किसी बात को मानती है तो हम फिर उस पर शक संदेह नहीं करते। हमें अपने पर ही संदेह होता है कि शायद मैं ही गलत हूँ, मैं ही झूठ हूँ। भीड़ जब अंधों की हो तो आंख वाला क्या करे। तो अब मैं आग लगाए लफ्जों में थोड़ा बहुत धुआं करे। तो जब वो भीड़ से गुजर रहा था तो एक बच्चा था जो अपने बाप के कंधे पे बैठा हुआ था। छोटा बच्चा, छोटी उम्र होती है ना हमारी, 3-4 साल की, 5 साल की, तो हम बड़े सच्चे होते हैं प्रत्येक बच्चा। तब वो झूठ वगैरह तो सब तारीफ कर रहे थे, उसका बाप भी तारीफ कर रहा था कि देखो देख सम्राट का मुकुट कैसा हीरे से जड़ा हुआ, चांदी सोने का, और ये कैसे। तो वो बोलता है कि डैडी बादशाह तो नंगा है। हाँ, तो एकदम से बोलता है चुप, तू बड़ा होगा ना तो तुझे भी दिखाई देगा। तो उसको उसको मुंह पे हाथ रख के उसको चुप करा देता है, चुप बेशरम। तो ओशो ने कहा इसके बाद जो वाक्य ओशो ने कहा वो बड़ा जोरदार है। तो मैं तो वही ठिठक गया। फिर मैंने पूरा प्रवचन सुना। तो जब उस भीड़ में जो बच्चा बैठा था अपने पिता के कंधे पे, और जो जोर से कहने लगा कि बादशाह तो नंगा है, तो उसके बाप ने उसके मुंह पे हाथ रख के चुप करा दिया कि जब तू बड़ा होगा ना तो तुझे भी दिखाई देगा। तो बोले कि ओशो ने कहा कि उस भीड़ में मैं वो बच्चा हूं जो कह सकता हूं कि सम्राट नंगा है। तो मुझे ये बात बड़ी लगी कि भाई देखो, हम बचपन से जो भी सुनते आए हैं, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कम्युनिस्ट हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, जर्मन, चाइनीज, अमेरिकन, रशियन, न मालूम कितने देश हमने बना दिए एक ज़मीन पर, और न मालूम हिस्सों को बांट दिया। और फिर एक ही नहीं, पहले तो हमने समझते तक भाई चाहिए, लेकिन एक ही संप्रदाय में इतने हिस्से कर दिए। अभी मैं आजकल में उनको सुन रहा हूँ पिछले कुछ समय से, क्योंकि कुरान का अध्ययन मुझे करना था तो मैं कर नहीं पाया। तो अब जब एक्स मुस्लिमों की बाढ़ आ गई है चारों तरफ, भारत, पाकिस्तान और यूके में और अमेरिका में, सब जगह अब एक्स मुस्लिम खुल के अपनी, जब ये चैनल शुरू हो गई अपनी यूट्यूब पे,
तो पहली बार मुझे असलियत का पता चला कि उन्होंने, भाई तारीफ करनी हो ना तो कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई भी किताब या किसी भी व्यक्ति से मिलने की भी ज़रूरत, तारीफ करने में क्या है, लोग तारीफ कर रहे हैं, आप भी तारीफ कर देते हैं। लेकिन जब आलोचना करनी होती है, तब जब आपको क्रिटिसाइज करना होता है किसी को, तो उस किताब को आपको 10 बार से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, एक एक लफ्ज़, एक एक शब्द, एक एक वाक्य, और विचार करना पड़ता है कि ये कहा तो किस लिए कहा और क्यों कहा होगा, और मतलब छानबीन करनी, छान फटक करनी पड़ती है। तो ओशो ने उसी प्रवचन में शायद ये बात भी कही, क्योंकि उन्होंने गांधी की आलोचना की थी। समाजवाद से सावधान सीरीज में गांधी की और राजनीति की बड़ी आलोचना की थी। तो एक बात मुझे याद है कि किसी ने प्रश्न पूछा था उस वक्त कि आप गांधी की इतनी आलोचना क्यों करते हैं, वो तो हमारे राष्ट्रपिता हैं वगैरह वगैरह, आपने गांधी को पढ़ा नहीं है ठीक से, आपने उनका अध्ययन नहीं किया है, गांधी की जो पुस्तकें हैं, उन्होंने क्या नाम लिया था उसका, सत्य के साथ प्रयोग, क्या जो भी है। तो उसने ऐसा प्रश्न पूछा था उस व्यक्ति ने, तो ओशो ने उसको ठीक से समझाया कि आपको शायद ये भ्रम हो गया है कि मैंने गांधी को नहीं पढ़ा है। जब आलोचना करनी होती है तो 10 बार पढ़ना पड़ता है एक एक किताब को। प्रशंसा करनी होती, तारीफ करनी होती है तो बिना किताब पढ़े भी आप उस पर सर भी झुका दें, फूल भी चढ़ा दें, गुणगान भी करें, महिमा मंडिन करें। लेकिन जब खंडन करना होता है तो पूरी किताब को बार बार पढ़ के एक एक वाक्य को याद रखना पड़ता है कि कहीं मैं गलत सलत न बोल दूं। तो उन्होंने पहली बार कहा था कि ये आलोचना करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए, कोई की किताब हो, कोई भी फिल्म हो, आपको फिल्म को 2-4 बार देखना चाहिए, कम से कम एक बार तो देखना ही चाहिए। और अच्छी तरह से क्रिटिसाइज करना हो तो और ज़्यादा बार देखनी चाहिए। तारीफ करना हो तो किसी से सुन ली, पड़ोसी से, दोस्त ने बोला यार बड़ी अच्छी फिल्म है, आप तारीफ कर दें। तो ये बात है। तो मैंने आज बहाना मिल गया मुझे कि जब से तुम आए जीवन में फूल खिले तन मन में। अब ये सिर्फ कविता नहीं है, ये उस दिन का मेरा अनुभव है। ऐसी खुशी हुई अंदर से, मैं एकदम रोमांचित हो गया और फुटपाथ पे खड़ा रहा 15-20 मिनट, तो सुनता रहा और मंत्र मुग्ध हो गया कि ऐसी भाषा है, इतना अच्छा। और फिर कहानी के बाद उन्होंने और बात शुरू की। उन दिनों समाजवाद का बड़ा जोर था भारत में, लोग समझते थे कि शायद कम्युनिज्म प्रभावी हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाएगी, कांग्रेस हार जाएगी, ना मालूम क्या क्या राजनीति में चल रहा था। तो उन्होंने बड़ा आलोचना की। तो आगे और भी बात करने लगे, तो फिर मैं 15-20 मिनट तक तो मैं खड़ा सुनता रहा फुटपाथ पे। फिर मैंने सोचा नहीं अब तो धीरे से उतर के मैं उस भीड़ में सबके पीछे बैठ गया और पूरा प्रवचन सुना। और ओशो खड़े हुए, उन्होंने वही प्रणाम किया और स्टेज से उतर के, तो मैंने सोचा कि जरा देखूं तो सही। तो मैं भीड़ को चीरता हुआ एकदम स्टेज के पास जाने लगा। तब तक वो उतर चुके थे और कई लोग उनके ऑटोग्राफ ले रहे थे, कोई नोट के ऊपर, कोई कागज़ के ऊपर। ओशो बड़े प्रेम से हर एक को, और मैं भीड़ में खड़ा देख रहा था उनको, मंद मंद मुस्कान, और हर एक को अपना, ऐसा लगता है कि उनको कोई जल्दी नहीं, वो कागज़ का टुकड़ा देता था तो बड़े प्रेम से उस पर अपने साइन करके दे देते थे। मेरा भी दिल हुआ पास में जाऊं, लेकिन ना तो इतनी हिम्मत हुई, और बड़ा वो लग रहा था कि पता नहीं कौन है ये और क्या है, मुझे नाम भी पता नहीं था कि इन्हें आचार्य रजनीश कहते हैं। खैर वो विदा हो गए और सब लोग वो क्रॉस मैदान छोड़कर धीरे धीरे सब लोग चले गए। फिर सन्नाटा छा गया वहाँ, और मैं सोच में पड़ा रहा, वहीं मैं चक्कर लगाता रहा इधर उधर कि क्या सुन लिया। मैंने सोचा कि अब कहीं से कागज़ कलम ली जाए या घर जाके इसको लिखा जाए, जो भी मैंने सुना है, ऐसी अच्छी अच्छी बातें। तो मैंने अब फिल्म जाने का तो इरादा नहीं था। मैंने कहा भोजन कर लूँ, तो भोजन की भी इच्छा नहीं हुई, जैसे भूख गायब हो गई एकदम से। वैसे शाम को मेरा नियम था कि पहले भोजन करूँगा, कुछ पहले नशा पानी करूँगा, फिर भोजन करूँगा या फिल्म देखने जाऊँगा। तो सारा प्रोग्राम से एकदम बदल गया जी। और मैं तो भी सोचा चाय पी जाए, जाके रेस्टोरेंट में बैठा जाए। तो कलम तो मेरी जेब में होती थी,
कागज़ का टुकड़ा, तो बोला यार घर पे जाके डायरी में लिखना चाहिए, ये छोटे से कागज़ पे मैं क्या क्या लिखूँगा। तो सीधा चाय पानी पीने के बाद घर पे गया और बैठा जाके, तो विचार आने लगे, ये लिखूं वो लिखूं, पूरी कहानी हो जो 1.5 घंटे का प्रवचन, अब मैं क्या क्या लिखूं। कोशिश की इधर उधर करने की, लेकिन बात नहीं बनी और ऐसे ही घंटों बीत गए, नींद ही ना आए मुझे। बड़ी मुश्किल से बस वो चेहरा ही उनका मेरे अंतर मन में ओशो का चेहरा दिखाई दे, उनकी वेशभूषा, उनकी सौम्यता, बस जैसे कोई किसी के प्यार में हो जाता ना, लव एट फर्स्ट साइट जिसको बोलते हैं ना, पहली नज़र में प्रेम हो जाना। हालांकि कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं, शायद उन्होंने मुझे देखा भी नहीं, मैं तो भीड़ में था। लेकिन दूसरे दिन मैं फिर पहुंच गया शाम को, और फिर वो ठीक समय पे आए 6:30 बजे। अब मैं ज़रा आगे जाके बैठा, दूसरी तीसरी लाइन में जाके, ज़मीन पे बैठते थे सब, और मैं समय पे पहुंच गया था, बिल्कुल समय से पहले ही। और आसपास काफ़ी लोग थे, वही गुजराती संप्रदाय के ज़्यादा लोग थे। और फिर पूरा प्रवचन सुना, तो वो पूरी सीरियल में पगला गया समझ लो, और बस धुन चढ़ गई। तो ये मेरी पहली मुलाकात थी। तो सारे नशा करना और वो करना, अब तो मैं सोच रहा था कि कैसे इनसे मुलाकात हो, ये कौन थे, कहाँ से आए थे, ये सब बातें शुरू हो गई थी। तो जब तन मन में फूल लिखा ना, जब से तुम आए जीवन में फूल खिले तन मन में, अंदर से जब गुदगुदी होती है, किसी से प्रेम हो जाता है, तो कैसा एक रोमांचित हो जाता है। एक स्त्री पुरुष में भी, जवानी में सबके साथ होता है, किसी से इश्क हो जाए तो कैसा लगता है। क्या, तेरा खत लेके सनम, पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पढ़ते हैं कदम। तो ये ऐसे बहुत सारे गीत हैं। तो पहले वो गीत हुआ करते थे, लेकिन अब वो गीत आने लगे याद। और सांझ सवेरे गीतों की धुन गूंजे मन उपवन में। वैसे तो कविता का शौक था ही मुझे, लेकिन समझ लो कि जैसे कोई गीत आना चाहता है, मन गाने को, नाचने को होता है। तो ये पहले कहना चाहिए 13 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल, ये 5 प्रवर्तन थे मेरा ख्याल है समाजवाद सावधान के का। ये मैंने आपको अपनी आप बीती बताई। बाकी तो ये क्या है कि कविता तो एक बहाना था। पहले मिलन की सारी बातें अब तक याद है मुझको, तुम नहीं आए पर सपने तो आते हैं नींदियन में। तो सपनों पर कहाँ जोर चलता है, और कभी कभी हमारे स्वप्न भी साकार हो जाते हैं। तो बड़ी आकांक्षा थी ओशो से मिलने की कि दोबारा ये कब आएंगे। तो उसी क्रॉस मैदान में अक्सर मैं शाम को चक्कर लगाया करता था, और नाम पता एड्रेस कुछ पूछा नहीं था किसी से। लोग रजनीश रजनीश आचार्य बोल रहे थे, तो मैं समझा पता नहीं ये वही हैं कि कौन है, ध्यान ही नहीं दिया ना। वहाँ पुस्तकों का स्टॉल था, लेकिन मैं उस तरफ गया ही नहीं, पता नहीं वो। फिर दोबारा वो आए सितंबर में या जुलाई में, जुलाई में था मेरा ख्याल है, हाँ जुलाई में। सितंबर में तो मनाली की शिविर हुई थी, जुलाई में आए। और मेरी तो समझ लो कि वारे यारे आए तो पंच महाभारत पर प्रवचन थे उनके। अहिंसा, अचौर्य, अकाम, अपरिग्रह और अप्रमाद। ये जो मेरी शिक्षा भी, प्रारंभिक शिक्षा मेरी दिगंबर जैन स्कूल में हुई थी। तो वो बचपन से जैन धर्म बड़ा प्रिय रहा मुझे, क्योंकि उसमें बड़ी अलग बातें, कर्म की बात होती है, अहिंसा की बात होती है। जो भी उन दिनों सुना था, मैंने बचपन में पढ़ा था जैन धर्म के बारे में, तो वो तालमेल जल्दी से बैठ गया जब ओशो ने अहिंसा की बातें शुरू करना की। अब ये बड़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं सोचूंगा अगली बार बात करेंगे। तो जो अहिंसा, किसी को दुख नहीं देना, फूल नहीं तोड़ना, किसी को सताना नहीं, ये सब बातें हमने सुन रखी थी कि भाई सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, तुम्हारे मन वचन से या कर्म से किसी को हानि ना हो, तकलीफ ना हो, दूसरों को दुख नहीं देना, ये हम अहिंसा का मतलब समझते थे। लेकिन उस सीरियल में पहले ही दिन जो अहिंसा पर बात की ओशो ने, तो अहिंसा के बड़े गूढ़ अर्थ ओशो ने बताया कि भाई दूसरों को सताना, दूसरों को दुख देना नहीं देना अच्छी बात है, लेकिन स्वयं को कष्ट नहीं देना। तो गांधी का उदाहरण दिया, फिर गांधी जी का। तो गांधी जी ने बड़े अनशन किए हैं,
में भूख भूख हड़ताल, जिसको सच सही शब्दों में तो भूख हड़ताल है, लेकिन वो अनशन का नाम देके कि मेरी बात नहीं मानी तो मैं मर जाऊंगा। तो ये ओशो ने कहा कि ये भी भाई धमकी है एक तरह की, दूसरों को मारो, आप छुरी लेके जाओ, बिल्कुल ऐसा ही उदाहरण दे कि आप छुरी लेके दूसरे को मारें तो दूसरे लोग प्रतिकार भी करेंगे, रोकेंगे भी, दी जवाब भी देंगे, लेकिन आप छुरी लेके अपनी छाती में डराएं कि अपनी तरफ मोड़ लें, बोले मैं मर जाऊंगा, अपनी छाती में भोंक लूंगा छुरी, और धमकी दे रहे हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने आप को मार लूंगा। तो ये भी हिंसा है, ये घोर हिंसा है ये तो। अब बेचारे दूसरे तो निहत्थे, दो वो करे भी क्या, तुम मारने की धमकी दे रहे हो। तो गांधी की अहिंसा, ओशो ने कहा, बड़ी खोखली और बड़ी वो राजनीतिक वाली हिंसा थी, कमजोर व्यक्ति की। फिर उसमें और भी उदाहरण दिए कई कि जब कोई कमजोर व्यक्ति होता है तो वो दूसरे को तो नहीं मार सकता, लेकिन वो खुद को मर जाऊंगा, मैं खुद ऐसा कर लूंगा। तो अहिंसा के अलग अलग तल पर चर्चा की ओशो ने। ऐसा ही फिर आचौर्य पे, काम पे, अपरिग्रह पे और अप्रमाद पर बात की। तो चर्चा लंबी ना हो जाए, आप उबने न लग जाएं। बात कविता से शुरू हुई थी लेकिन कहाँ निकल गई, तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम और नमस्कार, फिर मुलाकात होती है।